हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी सीजीएल व्लॉग्स। माय नेम इज अरुण सिंह। दिस इज इकोनॉमी पार्ट थर्ड। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखो, सेलिएंट फीचर्स की अगर बात करें, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन इकोनॉमी का, दैट इज लो पर कैपिटा इनकम। जो हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम है ना, वो काफ़ी कम है। किससे कम है? जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा कम है हमारी कंट्रीज़ की। तो सबसे पहले बात करते हैं पर कैपिटा इनकम इज़ much lower in comparison to per capita income is much lower in comparison to developed countries। ठीक है, ये बात हमें पता लगी कि हमारी कंट्री में जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज। अच्छा, पर कैपिटा इनकम हाउ इज per capita income calculated? देखो, जब भी हम किसी चीज़ की बात करेंगे पर कैपिटा इनकम कैलकुलेटेड, तो यहाँ पे दो मेथड थे। एक ओल्ड मेथड था जो हम पहले यूज़ करा करते थे, और एक प्रेजेंट है, यानी जो अभी करंटली चल रहा है। अच्छा, करंटली जो चल रहा है दैट इज़ बेस्ड ऑन purchasing power of currency, राइट। जो पहले ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड था वो कौन सा था? वो था एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज। देखो, बहुत सारे बच्चे, मैंने पहले भी सुनी हुई ये बात, वो बोलते हैं सर डिटेल में बढ़ाओ। देखो, एसएससी में जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ या मैं जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ, आपको सिर्फ आंसर आना चाहिए, आपको उसकी डेप्थ में नहीं जाना। क्योंकि एसएससी को खुद पता है कि जो बच्चे आते हैं वो सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, वो डेप्थ में इतने क्वेश्चन पूछता नहीं है, वो ऊपर से क्वेश्चन पूछता है। उसको भी पता है अगर वो डेप्थ में क्वेश्चन पूछने चला गया तो यानी वो आप एसएससी के एग्जाम नहीं दे रहे, वो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हो, आप बैचलर्स के एग्जाम दे रहे हो। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो या आप मास्टर कर रहे हो इकोनॉमिक्स में, तब हम डेप्थ में पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपको ये सब टर्म बताने लग जाऊँ, एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज क्या होती है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आई हैव स्टडीड थोरली, तो मैं तो बता सकता हूँ आपको, बट आपको वो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर हम एक ऐसा सब्जेक्ट जो 8 से 10 नंबर का ही आने वाले पेपर में, आउट ऑफ 600 टायर 1 और टायर 2 की बात कर रहा हूँ, तो हमें उस पर कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेटेज बहुत कम है। तो इसमें हमें यह है कि हम अपना सिलेबस कवर कर लें और सारी इंपॉर्टेंट बात पढ़ लें, उन्हें डेप्थ में करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है। तो इसीलिए मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू कि जो पहले मेथड यूज़ होता था वो होता था ओल्ड मेथड था, एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज। बट प्रेजेंटली हम पर कैपिटा इनकम किस में कैलकुलेट करते हैं? परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी में, राइट। अच्छा, लो पर कैपिटा इनकम तो ये हमारी कंट्री की है। तो लो पर कैपिटा इनकम क्या डिनोट करता है? लो पर कैपिटा इनकम डिनोट करता है कि हमारी कंट्री क्या है, डेवलपिंग है अभी, ठीक है। अगर पर कैपिटा इनकम हाई होती तो हमारी कंट्री क्या होती? डेवलप्ड होती। तो मैं पर कैपिटा इनकम में अगर बता सकता हूँ, पर कैपिटा इनकम में बेसिस में अगर मैं बता सकता हूँ कि डेवलपिंग है या डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड है, राइट। अगर मैं ये सब पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे आपको बता सकता हूँ, दैट मीन्स कि किसी कंट्री की डेवलपमेंट को फाइंड करने के लिए, यानी किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ या उस कंट्री की डेवलपमेंट को फाइंड करने के लिए सबसे अच्छा फैक्टर कौन सा है? दैट इज़ पर कैपिटा इनकम। जो पर कैपिटा इनकम है, ये एसएससी का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बेस्ट मेजर या व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो उसका आंसर हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। 2005 में एसएससी सीजीएल में प्री में ही, क्योंकि आता है प्री में पूछा गया ये क्वेश्चन 2005, एंड फिर ये 2015 में भी पूछा गया था, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर कैपिटा इनकम हमारी कंट्री की लो है, ठीक है। मैंने आपको दोनों बातें बता दी कि ओल्ड ट्रेडिशन क्या था हमारा फाइंड करने का और प्रेजेंट क्या है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है डिस्पैरिटीज़ इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्पैरिटीज़ इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। किसी के पास या तो काफ़ी ज़्यादा है, किसी के पास काफ़ी कम है। बहुत कम लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा इनकम है और ज़्यादातर लोगों के पास काफ़ी कम इनकम है। अच्छा, ये भी सेक्टर्स वाइज है, ठीक है, ये भी सेक्टर वाइज है। तो देखो कैसे है। अच्छा, जो हमारा सेकेंड ईयर प्लान था, जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था,
एज ए टोल्ड यू इन फर्स्ट वीडियो, हम 5 ईयर्स प्लान में एक ऑब्जेक्टिव सेट करते थे हम क्या करेंगे। तो वो हमारा क्या था, वो तो हमारा था सोशलिस्टिक सोसाइटी बनाने का, यानी सबके पास सारी चीज़ें बेसिक फैसिलिटीज़ तो होनी चाहिए। तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने डिस्कस करा था कि सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने ये टारगेट सेट करा था कि एक सोशलिस्टिक सोसाइटी होनी चाहिए, कि सबके पास डिस्पैरिटीज़ नहीं होनी चाहिए इनकम में, इनकम सबकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, यानी पैसों का लेन देन इक्वली होना चाहिए। बट क्या ये अचीव हो पाया आज तक? नहीं। तो ये टारगेट आज तक, टारगेट नॉट अचीव्ड। ठीक है, अब आगे कुछ फैक्ट्स देखते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं, जो एक डेटा शो करा था, एक डेटा शो करा था किसने, ओके NSSO ने अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि जो 39% पॉपुलेशन है, जो 39% पॉपुलेशन है कहाँ पे, यानी रूरल एरियाज़ में, जो 39% पॉपुलेशन है रूरल एरियाज़ की, उनके पास कितना एसेट्स हैं? सिर्फ 5% एसेट्स है। किसके? टोटल रूरल एसेट्स के। टोटल रूरल एसेट्स में से उनके पास सिर्फ कितने परसेंट एसेट्स है? 5% एसेट्स है टोटल। जबकि जो 8% पॉपुलेशन है, बाकी जो टॉप यानी जो रिच रूरल एरियाज में 8% पॉपुलेशन है, उनके पास कितने परसेंट एसेट्स है? 46% ऑफ टोटल एसेट्स। 46% ऑफ टोटल एसेट्स। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, 39% लोगों के पास टोटल एसेट्स में से कितना परसेंट? सिर्फ 5% की, यानी उनकी जो लैंड होल्डिंग्स है या उनके पास जितनी भी मशीनरी है वो सिर्फ कितने परसेंट है टोटल का? 5%। लेकिन जो 8% पॉपुलेशन है, टॉप 8% पॉपुलेशन, उसके पास कितने एसेट्स है? 46%। तो ज़्यादा लोगों के पास तो एकदम कम, और कम लोगों के पास एकदम ज़्यादा पैसे है। ये क्या दिखाता है? डिस्पैरिटीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। अच्छा, ये हमने किसकी बात कर ली? ये तो हमने रूरल एरियाज़ की बात करूँ। अगर मैं बात करूँ अर्बन एरियाज़ में भी ऐसा है क्या? अर्बन एरियाज़ में भी ऐसा है क्या, यानी डिस्पैरिटीज़ ऑफ इनकम है? तो अर्बन एरियाज़ में इससे भी ज़्यादा इंटेंसिव है ये सब चीज़ें, यानी इवन दो यहाँ पर डिस्पैरिटी है, लेकिन अर्बन एरियाज़ में रूरल एरियाज़ के मुकाबले ज़्यादा इंटेंसिव है। किस चीज़ की? इनकम डिस्पैरिटीज़ की। अगर मैं आपसे थर्ड पॉइंट की बात करूँ, तो थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोमिनेंस है सबसे ज़्यादा किस पे? एग्रीकल्चर पे। अब ये एक स्टैटिक पार्ट शो करेंगे, स्टैट के थ्रू समझाएंगे क्या। डोमिनेंस ऑन एग्रीकल्चर एंड हैवी पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। मैंने शायद सेकंड वीडियो में अपने, जब मैं सेक्टर्स बता रहा था, मैं बोल रहा था इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है ज़्यादातर किस पे डिपेंडेंट होती है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती है। अगर सारी पॉपुलेशन में से ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब जो हमारी कंट्री का GDP है, जो हमारी कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका होना चाहिए? एग्रीकल्चर का होना चाहिए। यार ऐसे देखो, मान लो ये ग्राफ है, ये हमारी कंट्री का मान लो इतना हिस्सा ये एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो यानी एग्रीकल्चर से हमें ज़्यादा पैसे मिलते होंगे, तभी तो ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन कंट्री की एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो रही है ना यहाँ पे। अगर ज़्यादा पैसे मिलते होंगे, यानी हमारे पैसा ही होगा एग्रीकल्चर में, मैं यही मान के चलता हूँ। सपोज़ ये GDP है और ये हमारा था यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट। अगर हमारी कंट्री की ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, मैंने बात मान ली, तो मैं बोलता हूँ GDP यानी एक रफ फिगर, जो हमारी कंट्री जितने भी पैसे प्रोड्यूस करती है, GDP ऐसा होता नहीं है वैसे, आई एम जस्ट गिविंग यू हाइपोथेटिकली क्या होता है। तो हमारी कंट्री का जितना भी पैसा प्रोड्यूस होता है साल के एंड में, GDP की अगर बात करूँ, तो ये सारा एग्रीकल्चर में से ही आना चाहिए। तो ये सारा किस में से आना चाहिए? ज़्यादातर ये किस में से आना चाहिए? आई गेस ये एग्रीकल्चर में से ही आना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। जो भी मैंने आपको बात बताई, ये बात तो ठीक है, हमारी जितनी भी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट के लिए, जितनी भी कंट्री की ज़्यादातर पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पे तो डिपेंड है, बट GDP में इसका शेयर है नहीं, सिर्फ 15%, यानी सिर्फ इतना ही पोर्शन होगा पूरे में से, ये सिर्फ एग्रीकल्चर का है। देखो ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे डिपेंडेंट है, बट GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ इतना ही है, राइट। अब फैक्ट्स देखते हैं कि एक्चुअल में है कितना। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली बात, अगर हमारी डोमिनेंस है एग्रीकल्चर पे, जो लैंड के साथ लेबर का जो रेशो है लैंड में, यानी मान लो ये इतनी लैंड है, यहाँ पे मान लो 2 ही लेबर काम करनी चाहिए, एक और एक, 2 ही लेबर काम नहीं करनी चाहिए, 2 नहीं करती, यहाँ पे कम से कम 4 से 5 करती है। तो जो लैंड लेबर रेशो है, जितनी ज़मीन है उसमें जो लेबर की रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़्यादा है, तो वो क्या है? नॉट फेवरेबल। किसके लिए?
नॉट फेवरेबल इसलिए है क्योंकि अगर मान लो दो काम करते हैं यहाँ पे और 100 रुपये की मान लो मैं उनको दिहाड़ी देता, यानी उनकी इनकम जो उनकी वेजेस होती है, अगर मैं 100 रुपये देता एक बंदे को तो दो बंदे कितने कितने ले जाते, 200। कैसे ले जाते, 100 एंड 100। अब मान लो यहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं, मैं तब भी 200 रुपये दूंगा, तो सब कितने ले जाएंगे, 50 50 50 एंड 50। तो देखो इनकी इनकम तो ऑलरेडी कम हो गई। तो जो लैंड और लेबर का रेशियो है वो अच्छा नहीं है, कम लैंड पे ज़्यादा लेबर काम करती है, जिसकी वजह से वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है। किसके लिए, लेबर के लिए, नॉट फेवरेबल। ठीक है, एक बात मैंने डिस्कस कर ली, फाइन। उसके बाद मैं बोलता हूँ पर कैपिटा लैंड। पर कैपिटा लैंड की अगर मैं बात करूँ, देखो जब कम लैंड में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो पर कैपिटल लैंड है वो क्या होगी, ऑब्वियसली कम होगी। कम लैंड में तभी तो ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, लैंड भी कम है, लोग भी ज़्यादा है, तो दोनों ही चीज़ें ख़राब है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब इस लैंड में ज़्यादा लोग यूज़ हो रहे हैं, तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जो लेबर यूज़ है, जो लेबर यूज़ पर हेक्टेयर, ये क्या है, लेबर यूज़ पर हेक्टेयर क्या है, हाई है। कम लैंड में ज़्यादा लोग काम करते हैं, ऑब्वियसली लेबर हाई है। अच्छा यहाँ पे बताओ कि एग्रीकल्चर एज आई टोल्ड यू वो लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, या मैं बोलूँ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है कितने लोगों को, 65% टू 70% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो मैं बोलता हूँ जो इंडिया की जितनी कमाई होती है उसमें भी, अगर आपको एक बात बताओ कि इंडियन पॉपुलेशन का 65 to 70% किस में काम करता है, एग्रीकल्चर में भी काम करता है। तो जो टोटल इनकम होनी चाहिए इंडिया की, जो हमारी कंट्री की टोटल इनकम होनी चाहिए, वो भी 60 to 70% होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग अगर यहीं से काम कर रहे हैं तो हमारी जो टोटल इनकम होनी चाहिए, या जीडीपी शेयर बोलूँ मैं, जो जीडीपी शेयर, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होना चाहिए, वो भी हमारा कितना होना चाहिए, 60 to 70% ही होना चाहिए। यहाँ पे 60 to 70, बट ये इतना है नहीं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी लगी हुई है और ये इतना है भी नहीं। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का कितने परसेंट है, सिर्फ 17%। तो आप खुद देख लो कि डोमिनेंस तो है एग्रीकल्चर में, और हैवी पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट होती है, एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर पे सारा प्रेशर आई हुई है। 65 to 70% पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बट रेवेन्यू जनरेटेड इज ओनली 17% ऑफ टोटल इकोनॉमी। तो आप देख लो कितना ज़्यादा एग्रीकल्चर का बुरा हाल है इंडिया में। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कहता है हमारा अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, एज आई टोल्ड यू इन फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला कि इंडिया ने अभी तक एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आज तक टारगेट तो अचीव नहीं करा। तो जो एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी 2007 में, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 में आई थी। उसने क्या बताया हमारे कि जो हमारी कंट्री की 64% पॉपुलेशन लेबर फोर्स है, वो किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर में। ठीक है, 16% किस पे डिपेंडेंट है, इंडस्ट्रीज पे। इसके अलावा 20% किस पे डिपेंडेंट है, ट्रेड पे, ट्रांसपोर्ट पे, प्लस अदर सर्विसेज। अच्छा एक बात बताओ, अनबैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होएगी, तभी होएगी कि जब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर मैं बोलता कि यहाँ पे हमारी कुछ 33% है, इंडस्ट्रीज़ पे भी 33% है और यहाँ पे भी 33% है, तब तो ये बैलेंस्ड होता। बट अनबैलेंस इसलिए 64 ज़्यादातर पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है, लेबर फोर्सेस पे। किस पे, एग्रीकल्चर पे। 16% ऑफ टोटल लेबर फोर्स किस पे डिपेंडेंट है, इंडस्ट्रीज़ पे। 20% किस पे डिपेंडेंट है, ट्रेड पे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है, कहीं पे काफ़ी ज़्यादा है, कहीं पे ठीक सा है, कहीं पे एकदम ही कम है। तो यानी इक्वल डेवलपमेंट तो हमने करी नहीं है। तो इंडिया का जो एक सेलिएंट फीचर है दैट इज़ अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेट्स डिस्कस फिफ्थ पार्ट, लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल, पैसे की तो कमी है हमारी कंट्री में, क्योंकि सेविंग्स आर लो इन इंडिया। क्यों, ड्यू टू
लो इनकम सेविंग तभी कम होती है जब आपकी इनकम कम होती है. सपोज करिए 10,000 की आप सेविंग है एंड यू आर लिविंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक सपोज करिए आप बेंगलोर में रह रहे हैं. आई डोंट थिंक सो कि आपकी कोई सेविंग होगी. बट सपोज करिए आपकी 1 लाख सेविंग है तो आप इजीली यू कैन सेव समथिंग अराउंड 15 to 30,000 रुपीज़. ठीक है, क्योंकि आपकी इनकम ही नहीं है, लो इनकम है, तो सेविंग भी आपकी लो होगी. तो सेविंग जब लोगे आपके पास पैसा होगा ही नहीं. दैट मीन्स कि आपका जो लैक ऑफ कैपिटल होगा आपके पास. अच्छा, लो इनकम के साथ सेविंग कम एक रीज़न ये भी है क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर भी हाई होगा. जो आप खर्च करेंगे पैसे एक्सपेंडिचर जो आप खर्च करेंगे पैसे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे. तो इसीलिए आपकी लैक ऑफ कैपिटल है हमारी कंट्री में. 6 पॉइंट को देखते हैं क्या है. लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन की 2 बातें होती हैं. सबसे पहले तो हमारे पास मशीनरी होनी चाहिए. अब मशीनरी कैसी होनी चाहिए? डेवलप्ड होनी चाहिए प्लस मॉडर्न मशीनरी होनी चाहिए. उसके बाद हमारी क्या होनी चाहिए? एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी क्या होनी चाहिए? एडवांस होनी चाहिए. अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें ही नहीं है तो हमारी कंट्री की क्या नहीं होगी? हमारी कंट्री की कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगी. अच्छा, अगला बात करते हैं. अगला हमारा क्या है? लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी. लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. देखो, लिमिटेड जो हमारी अवेलेबिलिटी है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की, वो इसीलिए क्योंकि रिमोट एरियाज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है. अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर रिमोट एरियाज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, जैसे सपोज़ करिए ये हमारा रूरल एरियाज़ है और ये काफ़ी रिमोट है, यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई रोड्स ही नहीं है. ठीक है, ये हमारा अर्बन एरिया है यहाँ पे. तो यहाँ पे हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी है, यानी यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ भी अच्छी है, सारे सिग्नल आते हैं. इसके बाद यहाँ पे हमारी रोड्स भी है, कनेक्टिविटी है रोड्स की, हाईवेज़ भी है. तो देखो, अगर मैं यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करना चाहूँ तो मैं बड़ी इजीली कर सकता हूँ अगर यहाँ पे अवेलेबिलिटी है लैंड की. बट यहाँ पे जब रोड्स ही नहीं है तो मैं कैसे अपनी व्हीकल्स को कैसे मैं ले जाऊँगा? वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, मैं क्या करूँगा? तो जितने भी रूरल एरियाज़ हैं यहाँ का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि जो रोड्स हैं इतनी अच्छी नहीं है, तो कनेक्टिविटी अच्छी नहीं, जिसकी वजह से क्या है वो अलग थलग पड़े हुए हैं. तो वहाँ पे किसकी वजह से है? क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, दूसरा कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है. अब ऐसा अगर होगा, जो कि हो रहा है हमारी कंट्री में, काफ़ी एरियाज़ है उड़ीसा में जहाँ पे डेवलपमेंट है ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो हमारी जो कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट है वो उसको क्या करेगी? वो अफेक्ट करेगी. तो हमारी कंट्री उतनी डेवलप हो ही नहीं पाएगी. अच्छा, इसके अलावा एक रीज़न और है, अगर मैं आपसे बात करूं, इसके अलावा इंडियन इकॉनमी में जो होना नहीं चाहिए किसी कंट्री की, कि हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी आज भी बनी हुई है. जिसमें बहुत सारी बातें आ जाती है, एक चीज़ नहीं है. देखो, हमारे कस्टम्स है जो हम फॉलो करते हैं, उसके बाद हमारी मैल प्रैक्टिसेस है, सुपरस्टिशन. ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटी की वजह से कस्टम्स, मैल प्रैक्टिसेस, सुपरस्टिशन, ये आज भी हमारी सोसाइटी में अवेलेबल है. इनकी वजह से कोई, मैं बोलूँ इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, बट ये एडवर्सली अफेक्ट करते हैं. किस चीज़ को? अफेक्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दे एडवर्सली अफेक्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट.